इकाई 10 अन्य गद्य विधाएं। अब इसमें गद्य है क्या भूलूं के याद करूं। ये हरिवंश राय बच्चन की जीवनी है, हरिवंश राय बच्चन के बारे में है। तत्कालीन समय के संयुक्त परिवार तथा गरीबी में भी लोगों का एक साथ रहने का सुंदर उदाहरण उक्त रचना से प्राप्त होता है। मतलब पहले जो लोग थे उस समय में किस प्रकार से पूरे परिवार में रहकर भी खुश रहा करते थे, तो इसका एक एग्जाम्पल दिखा रखा है। इस आत्मकथा के संबंध में मुख्य कथन, अब इसके बाद संबंध में कुछ मुख्य कथन है। जैसे धर्मवीर भारती कहते हैं, यह हिंदी के 1000 वर्षों के इतिहास में एक ऐसी पहली घटना है जिसमें अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी, साहस और सद्भावना से कह दिया गया है। ठीक है, ये लिखी भी हरिवंश राय बच्चन ने, और उन्होंने अपनी खुद की जीवनी लिखी है इसके अंदर। ठीक है, तो सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, ऐसा कहते हैं धर्मवीर भारती। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, इनमें केवल बच्चन जी का परिवार और उनका व्यक्तित्व ही नहीं उभरा, बल्कि उनके साथ समूचा काल और क्षेत्र भी अधिक गहरे रंगों में उभरा। मतलब इसमें ये पता चलता है कि उस समय पे परिवार कैसे हुआ करते थे, उस समय का समय किस प्रकार का हुआ करता था, वो भी पता चलता है इससे। शिवमंगल सिंह सुमन कहते हैं, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन कहते हैं कि ऐसी अभिव्यक्तियां नई पीढ़ी के लिए पाथ्य बन सकेंगी, इसी में उनकी सार्थकता भी है। पाथ्य मतलब नई पीढ़ी को भी ये रास्ता दिखाएंगी कि हमें इस तरीके से परिवार के साथ रहना चाहिए। यह हिंदी की आत्मकथा साहित्य की चरम परिणति है, ये नरेंद्र शर्मा ने कहा है। अब इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं जग्गू चाचा, बड़की की बहन के लड़के, हीरालाल छेदीलाल के पुत्र हैं, प्रताप नारायण लेखक के पिता हैं, सरस्वती लेखक के परबाबा की बहन, मिट्ठूलाल लेखक के परबाबा हैं, भोलानाथ लेखक के बाबा, करकल मंगल का पुत्र है, चंपा करकल की पत्नी, श्यामा लेखक की पत्नी है, शालिग्राम लेखक की पत्नी, और राम किशोर जो है लेखक के ससुर हैं। अब इसके प्रमुख उद्धरण क्या हैं? आत्महीनता की भावना से अपने को मुक्त समझ लेने का कुछ अर्थ होता ही है। जहाँ जनता जातियों में बटी हो वहाँ पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष, अपने गुण और दूसरे के दोष को देखने की प्रवृत्ति बड़ी स्वाभाविक होती है। जहाँ जातियों में बटा है तो हर लोग क्या करते हैं, अपनी अच्छाइयाँ देखते हैं और दूसरे की बुराइयाँ देखते हैं, अपने अंदर के दोष को वो देखते नहीं है। ये स्वाभाविक है, हर इंसान खुद को अच्छा और दूसरे को बुरा समझता है। जातिगत आलोचना प्रत्यालोचना जहाँ पारस्परिक संघर्ष सिद्ध करती है वहाँ पारस्परिक सहयोग की भी सूचित करती है। मतलब पारस्परिक संघर्ष से जो चीज़ें बातें बिगड़ती हैं, अगर आपस में सहयोग से काम किया जाए तो वो बातें सही भी हो जाती हैं। कहते हैं अकबर बादशाह ने किसी अमीर को एक हुक्का भेंट किया। अमीर के परिवार में बड़ी हिफाजत की जाती थी उस हुक्के की। बादशाह सलामत की भेंट थी, किसी समय चिलम टूट गई तो उसे बदल दिया गया, फिर कभी निगाली टूट गई तो दूसरी निगाली लगवा दी, मतलब उसका पाइप जो होता है। इसी तरह नैचा भी किसी समय बदला गया, जिसमें आँच डलती है, जो कटोरी टाइप का होता है। और फर्शी भी किसी समय टूटी तो दूसरी में हुक्का जमा दिया गया, जो नीचे का बेस होता है उसको फर्शी कहते हैं। पर परिवार में यह प्रसिद्ध रहा कि हुक्का अकबर बादशाह की भेंट है। मतलब पूरा चेंज हो गया लेकिन फिर भी वो अकबर बादशाह की भेंट है। हालांकि अकबर ने जिस हुक्के को भेंट किया था अब उसका कोई अंश उसमें बाकी नहीं रह गया, सब कुछ चेंज हो गया। ठीक है, अब वो अकबर का हुक्का नहीं रह गया लेकिन फिर भी वो अकबर की भेंट है। स्थूल वस्तुएं ही नहीं, शायद संस्कृतियां भी इसी परिवर्तन और परंपरा के क्रम में अपनी सनातनता बनाए रहती है। जो हमारी संस्कृतियां हैं चाहे वो वैसी बिल्कुल नहीं रह गई हैं, लेकिन है तो हमारी संस्कृति, वो चेंज तो नहीं हो सकती ना। जैसे वो हुक्का अगर अकबर की भेंट है तो वो हुक्का अकबर की भेंट ही रहा, चाहे उसका सब कुछ बदल गया लेकिन उस हुक्के के ऊपर ये स्टैंप लग गई कि ये अकबर ने भेंट किया हुआ है। तो वैसे ही जो हमारी संस्कृति है जो पुराने समय से चली आ रही, चाहे कितनी भी बदल जाए, है तो हमारी संस्कृति है जो हमें अपने पूर्वजों से मिली है। मनसा की छठी पीढ़ी मेरे पिता और खानदानी चाचाओं की पीढ़ी थी। हुक्का गंसी चाचा भी पीते थे पर अपने बड़े भाई के सामने नहीं। मतलब पहले ऐसे होता था कि कोई हुक्का बीड़ी तम्बाकू कुछ भी करता था ना तो कोई बड़ा आता था तो छुप के करता था, उन्हें सामने नहीं करता। आजकल तो साथ में बैठ के करने लगते लोग। ठीक है, तो बड़े भाई के सामने हुक्का नहीं पीते थे। बड़े भाई ये जानते थे कि 2-4 कश खींच वे अपने मुंह फेर लेते थे और कोई हुक्का उठाकर गंसी चाचा के पास पहुंचा देता था जो कहीं पीछे बैठे रहते थे। मतलब पार्टी बैठी है, हुक्का पी रहे हैं, पीछे छोटे भाई बैठे हुए हैं, हुक्का उठा के दे दिया, उसको पता है कि वो ले रहा है लेकिन फिर भी सामने खुद भी नहीं जाते थे ताकि उनकी इज्जत बनी रहे। वे गांव से लकड़ी मांगते और शहर में खूंटे गड़ाकर सप्लाई करते। एक बार की मुझे याद है उन्होंने गाड़ी खूंटे हमारे घर पे उतरवा दिए। एक गाड़ी खूंटे जिससे भैंस बनाते थे, रजक हुई गए इतने खूंटे, यानी वे रिजेक्ट हो गए थे। मतलब वो सारे जो खूंटे थे वो रिजेक्ट हो गए थे, इसलिए उसको घर पे उतरवा दिए। फौज में किसी खास पैमाइश बनावट के खूंटों की दरकारी थी
और ये कुछ उनके 19 पढ़ते थे, मतलब वैसे नहीं थे जैसे उन्होंने चाहे थे, बस रिजेक्ट कर दिए गए। और हमारे यहाँ महीनों खूंटे जलाकर खाना बनाया गया, फिर उन खूंटों को जला जला के चूल्हों में खाना बनाया गया। लकड़ी है, क्या करना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वे वहीं थे, लौट कर वे हमारे घर आए थे और उन्होंने एक संध्या को मार्शल लॉ मतलब मार्शल लॉ, तो गांव के वो लोग ऐसे ही बोलते हैं मार्शल लॉ का, वे इसी तरह उच्चारण करते थे, मतलब मार्शल लॉ को मार्शल्ला कहते थे। जो आंखों देखा रोमांचकारी वर्णन किया था उसे सुनकर हमारा परिवार स्तब्ध रह गया था, मतलब हैरान हो गए कि ऐसा भी होता है। अंग्रेजी सरकार के अमानुषिक अत्याचारों की कथा सुनाते सुनाते उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बह चली थी और मुंह पर माता के दाग के सारे गड्ढे भर गए थे। उस रात किसी ने खाना नहीं खाया और रसोई उठा दी गई, मतलब इतना उन्होंने इमोशनल कर दिया कि किसी ने खाना ही नहीं खाया, ना खाना बनाया। अपने परिवार में उनसे अधिक भावुक व्यक्ति मैंने नहीं देखा। मार्शल लॉ के दिनों का जैसा भीषण वर्णन उन्होंने किया था उसकी छाया भी मुझे कई वर्षों बाद आधिकारिक रिपोर्ट के पढ़ने पर ना मिली थी। उनके कथन में कुछ अतिशयोक्ति भी हो सकती है, मतलब उन्होंने बड़ा चढ़ाकर, अतिशयोक्ति का मतलब बड़ा चढ़ा के वर्णन करना, हो सकता है कुछ बड़ा चढ़ाकर भी बोला, पर अतिशयोक्ति करने के लिए बड़ी कल्पना शक्ति चाहिए। अगर वो बड़ा चढ़ा के बोल भी रहे हैं तो उनकी कल्पना शक्ति कैसी होगी जो उनमें शायद ही रही हो। अनुभूति का सत्य वस्तुगत सत्य से कहीं अधिक सजीव होता है, मतलब जो उन्होंने महसूस किया वो सच ज़्यादा सही होता है। जो दिखता है उससे ज़्यादा सच क्या होता है, जो हमें महसूस होता है। दिखा सामने देख के तो कुछ भी पता नहीं लगाया जा सकता, कोई कैसे भी रिएक्ट कर सकता है, लेकिन जो फील क्या होता है उससे, वो ज़्यादा सच्चा है, वो सच्चाई होती है। स्त्री के आंसू के सामने पुरुष बेबस हो जाता है। नारी तो माँ बनने के लिए ही बनी है, उसके स्वप्नों में कोई इससे अधिक मधुर, कोमल और सबल नहीं होता। मतलब एक नारी जो है माँ बनकर सबसे ज़्यादा खुश होती है, माँ बनकर ही वह पूर्ण होती है। ना बन सकी तो इसका अभाव के लिए अपने आप को धिक्कारती रहती है पूरे जीवन भर। जीवन में कुछ चीज़ें कोमल तंतुओं से बंधी रहने पर ही संगठित रहती हैं, मतलब कुछ रिश्ते बहुत कच्चे धागे, बोलते हैं ना कि रिश्ते कच्चे धागों से बने होते हैं, तो उसको बहुत संभाल के रखना चाहिए। तंतु मतलब कच्चे धागों से बनी होती हैं, जब उन्हें अधिकार की लोह श्रृंखला से बांधने का प्रयत्न किया जाता है तब वे बिखर जाती हैं। जब तुम अपने अधिकार से उसको कठोरता से व्यवहार करते हैं अपना अधिकार जमा करके, तो वो व्यवहार जो रिश्ता है वो संभलता नहीं है, और चाहे वो साथ रहे लेकिन वो उस तरीके से साथ नहीं रह पाते जिस तरीके से उन्हें रहना चाहिए। बाबा को अपने कलम कागज के छोटे मोटे खर्च के लिए दादी की काफ़ी खुशामद करनी पड़ती। अपने दादाजी की बात कर रहा है कि छोटे छोटे खर्चों के लिए दादी से पैसे मांगते थे, खुशामद करते थे वो। पुरुष के ऐसे काम धंधे को नारी का समर्थन कम ही मिलता है, जिसे 4 पैसे की आमदनी ना हो। पुरुष भावना पर जी सकता है, नारी नहीं। मतलब अगर पुरुष ऐसा काम कर रहा है जिससे पैसे नहीं आ रहे तो नारी उसको बेफालतू का काम बताएगी कि ये काम बेकार है, इस काम को नहीं करना चाहिए। पुरुष फिर भी करेगा लेकिन नारी उस चीज़ को नहीं कर सकती। जिंदगी और औरत उसी आदमी का सिक्का मानती है जो जोड़कर फेंक दे। कल्पना तभी सजीव और सबल होती है तब उसका आधार यथार्थ में हो। यथार्थ बाहरी मात्र नहीं बल्कि जो अनुभूति का अंग बनकर भीतरी बन गया हो। यथार्थ मतलब सच्चाई। सच्चाई वो होनी चाहिए जो तुम्हें दिल से महसूस हो, ना कि किसी के दिखावे से महसूस हो। तो जब दिल से महसूस होती है वही सच होता है, तो वो हमारे अंग की अनुभूति बनकर हमारे अंदर समा जाती है, तभी व्यक्ति सही रहता है। सत्याग्रह तो सदा निर्बल का हथियार है। सत्याग्रह मतलब हड़ताल करना, ये निर्बल का हथियार है कि लोगों मतलब एक तरह से ब्लैकमेल करना है। ये समाज दुराग्रह करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भविष्यवाणी करने में ज्योतिष की शक्ति पर मुझे पूरा विश्वास नहीं, जितना वह संभवतः उसी दुर्बलता पर आधारित है जो प्राय सभी मनुष्यों में पाई जाती है। एक ज्योतिष ने भविष्यवाणी कर दी, उसमें विश्वास वही करेगा जो मन से कमजोर इंसान है। वो खुद पे भरोसा नहीं है, ज्योतिष पे भरोसा है कि वो सही बता रहा है, तो मतलब वो मानसिक रूप से कमजोर है, उसको खुद पे भरोसा नहीं है, जो प्राय सभी मनुष्यों में पाई जाती है। अज्ञात को जानने की जिज्ञासा, इस दुर्बलता की अवस्था में मनुष्य निश्चित ना जानने पर संभाव्य से कुछ सांत्वना प्राप्त कर लेता है। विश्वास यदि फलदायक है तो विश्वास फलनाशक भी हो सकता है। मतलब मनुष्य की क्या कमजोरी है? कमजोरी ये है कि जो अभी प्रेजेंट में है उसको नहीं देखेगा, उससे वो संतुष्ट भी नहीं होगा, बल्कि उसको भविष्य का जानना है कि भविष्य में क्या होगा, आने वाले टाइम में क्या होगा। जो भविष्यवाणी कर दे, अच्छी भविष्यवाणी कर दी, अगर वो चीज़ हो गई तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो उसका नुकसान भी उतना ही होता है। ठीक है। साथ ही जाति की श्रृंखला को ऊपर से नीचे तक टूटना नहीं तो ढीली होना होगा। तो जाति की श्रृंखला बनी हुई है उसको कमजोर करना होगा। जाति की जड़ अर्थहीन और हानिकारक रूढ़ियों से निम्न वर्ग के लोग उतने ही जकड़े हैं जितने उच्च वर्ग के लोग। मतलब जातियों में उच्च वर्ग के लोग जो जकड़े ही हैं, वो नीची जाति के लोगों को कि हाथ का पानी नहीं पीना चाहते, उनसे काम करवाएंगे, मजदूरी नहीं देंगे, लेकिन निम्न वर्ग के उनसे ज़्यादा तो जुड़े हुए हैं,
उनमें ज़्यादा जातिवाद देखा जाता है। बड़े लोग एक बार को नहीं भी करेंगे, लेकिन जो नीची जाति वाले होते हैं वो अपने से नीची जाति वाले को और बुरा समझते हैं। मतलब निचली जातियों के अंदर जातिवाद ज़्यादा होता है, जबकि उच्च वर्ग की अपेक्षा। जब तक कलम है वह लाठी के राज को पूरी तरह कभी स्वीकार नहीं करेगा। कलम का नाम निर्भीकता है, साहस है, विरोध है, विद्रोह है, पर कलम नकारात्मक ही नहीं, वह सकारात्मक भी है। वह संगीत है, श्रृंगार है, शोभा है, शांति है, वह जीवन की जीवंतता है। लाठी तो जड़ता है, जड़ता ना भी हो तो असंतुलन और एक एकांकिता की वृत्ति है। लाठी से क्या होता है, सिर्फ एक काम हो सकता है, दूसरे को डरा सकते हैं, और कोई काम लाठी नहीं कर सकती। लेकिन कलम हर तरीके का काम कर सकती है, किसी को अच्छा भी अनुभव करा सकती है, किसी को बुरा भी अनुभव करा सकती है, किसी को प्रमोट, किसी को उत्साहित भी कर सकती है, ठीक है, किसी को डिप्रेस भी कर सकती है। कलम में बहुत ताकत है, लाठी का काम सिर्फ एक है, डराना, ठीक है। जिज्ञासा केवल अशांत रखेगी। जो जिज्ञासा है, अगर हमारे मन के अंदर ज़्यादा एक्साइटमेंट है, कुछ जानने की ज़्यादा इच्छा है, तो हम अशांत ही रहेंगे, शांत कभी नहीं हो पाएंगे। मुझे ये भी करना, मुझे ये भी करना, मुझे ये, तो ये मन को शांत रहने ही नहीं देगी। तो जिज्ञासा को कंट्रोल में होनी चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, लेकिन उसको कंट्रोल करना आना चाहिए। नारी स्वभाव से भी अभिनेत्री होती है। श्यामा तो बहुत बड़ी अभिनेत्री थी, मतलब अपनी पत्नी उसकी खुद की अस्वस्थ रहकर भी वह स्वस्थ रहने का अभिनय कर सकती थी। मतलब नारी कितनी बड़ी बात बोल दी कि वो बहुत बड़ी अभिनेत्री होती है। चाहे उसको कुछ तकलीफ भी हो रही होगी तो किसी के सामने नहीं आने देगी। कष्ट में रहकर भी प्रसन्न रहने का, पीड़ाग्रस्त रहने पर भी मुस्कुराने का अभिनय वो बड़े आसानी से कर सकती है। प्रेम का मूल्य प्रेमी अपने प्राणों से प्रसन्नता से अदा कर सकता है। मतलब अगर प्रेम का मूल्य अगर प्रेमी को अदा करना हो तो अपने प्राण तक दे सकता है, लेकिन यदि उसे पैसे की शक्ल से मांगा जाए तो निश्चय अपने प्रेम का अपमान समझेगा। लेकिन प्रेम के आधार बनाकर कोई तुमसे पैसे मांगे तो वो प्रेम नहीं है, वो तुम्हारे प्रेम का अपमान है। खासकर जब पैसा ना दे सकने की स्थिति में प्रेम का अवमूल्यन किया जाए। मतलब ठीक है, पैसा मांग भी लिया, अगर तुम नहीं दे पा रहे हो और वो तुम्हारी इंसल्ट करे तो वो सबसे गलत है, तो वहाँ पर तो प्रेम है ही नहीं। तो ये था क्या भूलू क्या याद करूँ।